नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब ठाकुर अनअकैडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम देख रहे हैं इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का द्वितीय प्रश्न पत्र, जो भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक संरचना से संबंधित है, जिसके अंतर्गत आज हमने टॉपिक लिया है राज्य के नीति निदेशक तत्व है। तो नीति निदेशक तत्व के संबंध में हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले मैं एक सूचना देना चाहूँगा कि अनअकैडमी प्लस पर मेरा कोर्स लॉन्च हो गया है। 25 मई से ये स्टार्ट है, जिसमें हम मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के सभी टॉपिक कवर करेंगे और पेपर फोर्थ, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन के सभी टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप मेरा रेफरल कोड गुलाब10 इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको 10% की छूट मिल जाएगी। साथ ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसमें चूँकि वो लाइव क्लास रहेगी, हम आमने सामने रहेंगे, तो आपके सारे डाउट्स वहीं पर क्लियर होते जाएंगे, कवर होते जाएंगे। और इसके साथ साथ कैसे आंसर राइटिंग करना है, डाउट सेशंस और ये सारी चीज़ें भी उसमें रहेंगी। तो आप अनअकैडमी ऐप को जब खोलेंगे और मेरी प्रोफाइल पर जाएंगे तो उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कब किस टॉपिक की क्लास रहेगी, कब डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे, सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएंगी है। इसके साथ ही अनअकैडमी MPPSC चैम्पियनशिप का जो टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसका द्वितीय मॉक टेस्ट है 31 मई को। तो अगर आपने पहला टेस्ट नहीं दिया है तो आप ये दूसरा टेस्ट अवश्य दें, जिसमें जो GS वाला पोर्शन है, जो GS का पेपर है, इसका पूरा व्याख्या मेरे द्वारा की जाएगी। कौन सा प्रश्न कैसे बना है, क्या उसका उत्तर रहेगा, और ये प्रश्न अगर हमने लिया है तो क्यों लिया है, इसकी पूरी व्याख्या आपको की जाएगी। ठीक, तो ये टेस्ट आप अवश्य दें। तो आज हमारा टॉपिक है नीति निदेशक तत्व, जिसके अंतर्गत हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो हैं भूमिका। तो उसमें हम देखेंगे नीति निदेशक तत्व से क्या आशय है। दूसरा हम देखेंगे कि नीति निदेशक तत्वों का जो वर्णन है वो संविधान में कहाँ से कहाँ तक का है। तो 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। फिर हम नीति निर्देशक तत्वों का मूल्यांकन देखेंगे कि भाई ये न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, जैसे कि हमने मौलिक अधिकार में देखा था इसके पिछले वीडियो में कि वो न्यायालय में क्या है, परिवर्तनीय है, और ये क्या है, अपरिवर्तनीय है। तो कुछ इसके मूल्यांकन देखेंगे। फिर देखेंगे इसका महत्व तो क्या है। महत्व के बाद मौलिक अधिकार व नीति निदेशक तत्व में अंतर हम देखेंगे, और हम फिर देखें क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं या नहीं है ना। तो ये सारे टॉपिक हम इसके अंतर्गत क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले नीति निदेशक तत्व। तो साहब देखिए, जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय विचार किया गया कि जो मौलिक अधिकार हैं वो 2 श्रेणियों में होना चाहिए। एक ऐसे मौलिक अधिकार जो न्यायालय में परिवर्तनीय हो, और एक ऐसे मौलिक अधिकार जो न्यायालय में परिवर्तनीय ना हो, मतलब जो राज्य के लिए स्वैच्छिक हो। क्योंकि अगर हमें राज्य के कार्यों का मूल्यांकन करना है तो हम स्वैच्छिक कार्यों के आधार पर ही किसी के कार्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं। जो कार्य कंपलसरी हैं उन पर आप मूल्यांकन नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल, अभी लॉकडाउन लगा हुआ था तो इसके अंतर्गत पूर्ण रूप से आवाजाही की मनाही थी। अब चूंकि ग्रीन जोन है तो अब आवाजाही शुरू कर दी गई है। तो अब जो लोग घर में रह रहे हैं, जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ यार, ये लोग क्या हैं, गंभीर हैं, और ये जो वैश्विक आपदा है कोरोना संकट की, उसको ये समझ रहे हैं और ये अपने सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं। पहले आप ये बात नहीं कह सकते थे, क्योंकि पहले तो कंपलसरी था, है ना। तो किसी के स्वैच्छिक कार्यों के आधार पर ही आप उसके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि वो जो कार्य कर रहा है वो सही है या नहीं है।
तो मौलिक अधिकारों को दो श्रेणी में रखा गया। एक वो थे जो कि राज्य के ऊपर बाध्यकारी थे, जिन्हें 12 से 35 तक रखा, और दूसरे जो बाध्यकारी नहीं थे उन्हें 36 से लेकर 51 तक रखा। इन सिद्धांतों के माध्यम से राज्य से ये अपेक्षा की जाती है कि वो जब भी अपनी नीतियां बनाए या नीतियों को क्रियान्वित करे तो वो इन सिद्धांतों का क्या करे, पालन करे। यानी नीति निदेशक तत्व, यानी नीति बनाते समय ये जो तत्व हैं वो निदेशक का कार्य करें, राज्य के लिए मार्गदर्शक का कार्य करें। पर ये राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। आप अगर कोई राज्य इसका पालन नहीं कर रहा, कि कोई सरकार इसका पालन नहीं कर रही, लागू नहीं करा रही, तो आप इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। इसलिए कहा जाता है कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। अब बात करें तो साहब नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और गांधीवादी लोकतंत्र की स्थापना करना। अगर आप नीति निदेशक तत्वों को देखेंगे तो कुछ की प्रकृति सामाजिक है, जैसे सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए राज्य कार्य करेगा। कुछ दिशाओं में काम, लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ की प्रकृति आर्थिक है, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, है ना, कार्यों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी। तो कुछ आर्थिक हैं। कुछ गांधीवादी हैं, जैसे ग्राम पंचायतों का गठन। तो गांधीवादी विचारों को प्रस्तुत करते हैं। तो अगर हम नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और गांधीवादी लोकतंत्र की स्थापना करना। यहाँ तक बात क्लियर है। अब वर्णन देखें या व्याख्या देखें तो 36 से लेकर 51 तक में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 36 में कहा गया है, भाई इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, और यहाँ राज्य से आशय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 में जो राज्य उल्लेखित है, यहाँ राज्य से आशय उसी से लिया जाएगा। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया है कि राज्य से आशय है केंद्र की संसद और केंद्र की सरकार, सभी राज्यों की सरकारें और राज्य के विधानमंडल, सभी स्थानीय स्तर के प्राधिकारी, सभी शासकीय और अर्धशासकीय निकाय। इन सबसे मिलकर क्या बनेगा? राज्य बनेगा। तो यहाँ 36 में यही कहा गया है कि जो राज्य का आपने परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी थी, तो यहाँ भी राज्य से आशय उसी से। बात क्लियर? अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि साहब जो इस भाग के उपबंध हैं, जो इस भाग में आपने जो प्रावधान किए हैं, वो किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। मतलब आप इसको लेकर न्यायालय नहीं जा सकते। न्यायालय में आप इन चीज़ों को चैलेंज नहीं कर सकते कि राज्य ने कार्य नहीं किए। ठीक है, तो 36 और 37। 38 में कहा गया है कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये राज्य का दायित्व है। 39 में कुछ बातों का उल्लेख है, जैसे महिलाओं व पुरुषों को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराना, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। 39B में कहा गया है आर्थिक व्यवस्था व भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे अधिकतम सामूहिक हित हो, है ना। ये किसमें कहा गया है? 39B में कहा गया है। फिर आगे हम आते हैं तो आगे कहा गया है साहब कि राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार से करेगा कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन व उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण ना हो पाए, कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह के हाथ में धन व उत्पादन के साधन ना आ पाए। और इसी को मद्देनजर आपने देखा होगा सरकार के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, क्योंकि कुछ बैंक ऐसे थे जिनके पास भारत की कुल संपत्ति का 80% था। और सोचिए अगर वो रातों रात भारत से भाग जाते, विजय माल्या, नीरव मोदी की तरह, तो भारत की स्थिति खराब हो जाती। तो राज्य इस प्रकार से संचालन करेगा कि जो आर्थिक व्यवस्था है और जो धन व उत्पादन के साधन हैं उनका संकेंद्रण ना हो पाए। संकेंद्रण मतलब केंद्रीकरण, कुछ व्यक्तियों के हाथों में या कुछ वर्गों के हाथों में ना हो जाए, है ना।
फिर अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन करें राज्य और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करें, है ना। गांधी जी का इस सपना था कि ग्राम पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए। फिर 41, कुछ दशाओं जैसे बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि स्थितियों में काम, लोक सहायता व शिक्षा पाने का अधिकार। ठीक है, कुछ ऐसी दशाएं हैं जैसे बेकारी की, बुढ़ापा या बीमारी की, तो इस समय राज्य क्या करे, उनको सहायता प्रदान करे, शिक्षा उपलब्ध कराए, काम उपलब्ध कराए। ये राज्य का सॉरी ये राज्य का क्या है, दायित्व है। फिर आर्टिकल 42 जिसमें कहा गया काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं व प्रसूति सहायता पाने का उपबंध, है ना। काम की न्याय संगत दशाएं होना चाहिए, मतलब काम करते समय ऐसा वातावरण हो, बिजली हो, हवा हो, स्वच्छ जल हो, है ना। तो मानवोचित दशाएं हो। और प्रसूति सहायता मतलब जो डिलीवरी के समय जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय प्रसूति सहायता पाने का उपबंध। ठीक है। 43 में कहा गया है कि साहब सभी कर्मचारियों हेतु जीवन निर्वाह मजदूरी और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर की उपलब्धता। 43 क में कहा गया उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना। ठीक है। 43 ख में कहा गया है कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, इसे 97 व संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। 44 में कहा गया है समान नागरिक संहिता, जिसे अंग्रेजी में सिविल संहिता भी कहा जाता है। सिविल मामले मतलब ऐसे मामले जिसमें आप क्षतिपूर्ति की मांग करते हैं, विवाह संबंधी मामले, लेन देन से संबंधी मामले, संपत्ति से संबंधित मामले, सब कैसे होते हैं, नागरिक कानून या सिविल कानून कहा जाता है इनको। भारत में सिविल संहिता नहीं है क्योंकि मुस्लिमों के लिए अलग कानून है और हिंदुओं के लिए अलग कानून है। तो 44 में कहा गया है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि समान सिविल संहिता लागू की जाए। हाँ, केवल गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर क्या है, समान सिविल संहिता लागू है। ठीक है। अनुच्छेद 45 की अगर मैं बात करूं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए, है ना। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक। 46 में कहा गया कि SC ST एवं अन्य दुर्बल वर्गों के हितों के लिए, शिक्षा व आर्थिक हितों के लिए राज्य क्या करे, प्रयास करे कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और जो OBC वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए शिक्षा व आर्थिक हितों के विकास के लिए राज्य क्या करे, प्रयास करे। ठीक है। 47 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा गया है कि पोषाहार स्तर, है ना, यानी न्यूट्रिशन जो होता है, पोषाहार स्तर और जीवन को ऊंचा करने के लिए तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा। साथ ही स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। इसी को लागू करने के लिए बिहार में अभी शराबबंदी की गई है ना। गुजरात में पहले से ही शराबबंदी है, अभी बिहार में की गई है। ठीक है। 48 की अगर मैं बात करूं तो कृषि व पशुपालन पद्धति का विकास, पर्यावरण का संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है। तो कृषि पशुपालन का विकास, पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीव और वनों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। 49 में कहा गया है कि साहब जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो स्थान हैं और जो वस्तुएं हैं, इनको संरक्षण प्रदान करना राज्य का दायित्व हो। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जैसे कुतुब मीनार हो गई, आपकी लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, तो इन स्थानों व वस्तुओं को संरक्षण करना राज्य का क्या होगा, दायित्व होगा। ठीक है। 50 में कहा गया कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया जाए, कि न्यायपालिका अलग रहे और कार्यपालिका अलग रहे। न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका हस्तक्षेप न कर पाए, कार्यपालिका के कार्यों में न्यायपालिका हस्तक्षेप ना करे, दोनों क्या रहें, अलग अलग रहें, पृथक पृथक रहें। 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सद्भाव को बनाए रखना और अन्य देशों के साथ
सम्मानजनक संबंधों को प्रोत्साहित करना। ये क्या होगा? राज्य का दायित्व होगा कि भाई आप क्या करें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सद्भाव को बनाए रखें और जो अन्य देशों के साथ सम्मानजनक संबंध है उनको क्या करें? प्रोत्साहित करें। ये राज्य का क्या होगा? दायित्व होगा। ठीक है, ये थे नीति निदेशक तत्व 36 से लेकर 51 तक का, है ना। सिंपल से हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी में कोई डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। वरना 25 तारीख से मेरी लाइव क्लास है अनअकैडमी प्लस पर, तो आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरा रिफिल कोड गुलाब10 आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें हम लाइव रहेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी इन चीज़ों को समझने की, शब्दों के अर्थों को समझने की ज़्यादा आसानी रहेगी, है ना। क्योंकि इसमें 1 वे होता है, उसमें 2 वे रहेगा। आप भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा, तो तुरंत आपको जो भी डाउट्स रहेगा आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं तुरंत उसको क्या करूँगा? हल करूँगा। जैसे कि अगर आपने मेरी स्पेशल क्लासेस देखी हो तो उसमें पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, उसमें 1 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है ना। तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है, 1 वे कन्वर्सेशन है, तो कब तक हम बात करते रहें लैपटॉप से, उधर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। हालांकि हम प्रयास करते हैं कि आपको अधिक से अधिक इसमें समझ में आए, पर फिर भी कुछ चीज़ें छूटने का चांस बना रहता है। उसमें छूटने का चांस नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपके साथ साथ और भी विद्यार्थी रहते हैं, तो अगर आप से छूट रहा है तो वो पूछ लेते हैं, और उनसे छूट रहा है तो आप पूछ लेते हैं, है ना। तो आप उसको ज़रूर उसका सब्सक्रिप्शन लें, और जो मेरा रिफिल कोड है गुलाब10 आप उसको यूज़ करेंगे तो जो मेरी इथिक्स की कक्षाएं हैं, पॉलिटी की कक्षाएं हैं और एमपी की कक्षाएं हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, और लाइव मिलेंगी। तो साहब अगर मूल्यांकन की बात करें तो नीति निदेशक तत्वों के मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय में अप्रवर्तनीय है, जिस कारण इनका महत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दूसरा, भारत का जो संविधान है वो विस्तार पूर्वक नीति निदेशक तत्वों का वर्णन तो करता है, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के साधनों का उल्लेख नहीं करता है ना। जैसे कि मौलिक अधिकारों में आपने देखा था कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, फिर 32 में उनको कैसे प्राप्त करें उसकी बात कर दी गई है कि भाई अगर उनका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय रिटेन जारी करेगा, पर ऐसा वर्णन नीति निदेशक तत्वों के साथ नहीं किया गया है। आगे अगर मैं बात करूं तो व्यवहार में देखा जाता है कि नीति निदेशक तत्व विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच व न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के मध्य विवाद का विषय बन जाते हैं। भाई न्यायपालिका चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नीति निदेशक तत्व लागू करें, कार्यपालिका और विधायिका को दूसरे महत्वपूर्ण कार्य करना रहते हैं, तो कई बार ये विवाद का कारण बन जाते हैं। अभी आप देखें पिछले साल में अगर मैं बात करूं तो जब न्यायपालिका ने आदेश दिया था कि भाई जो अनाज है वो सड़ रहा है, आप उसको नहीं बांट रहे हैं तो गरीबों में बांट दिया जाए, बारिश की वजह से वो खराब हो रहा था, तो कार्यपालिका ने इसका विरोध किया कि साहब अगर आप ऐसे हमारे डे टू डे के मामलों में हस्तक्षेप करेंगे तो हम कार्यों को कैसे कर पाएंगे, है ना। तो वो नीति निदेशक तक तो कई बार क्या हो गए हैं कि विवाद का विषय बन जाते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के दौर में अनेक नीति निदेशक तत्व अप्रासंगिक हो गए, है ना। जैसे आपने कहा था कि मदिरा समाप्त करना, है ना, नशीली चीज़ों को समाप्त करना, तो फॉरेन में देखा जाए या पश्चिमी समाजों में देखा जाए तो मदिरा का सेवन करना वहाँ सामान्य बात है। अब अगर वो लोग आपके यहाँ आते हैं, कंपनी स्थापित करते हैं, कार्य करते हैं, तो उन्हें मदिरा का सेवन तो करना है। तो अगर आप ऐसे नीति निदेशक तत्व रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है, नुकसानदायक रहेंगे। तो कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण के दौर में कई नीति निदेशक तत्व क्या हो गए हैं, अप्रासंगिक हो गए हैं। अगले मूल्यांकन में कहा जाता है कि साहब जो नीति निदेशक तत्व हैं वो नैतिकता को कानूनी तरीके से लागू कराना चाहते हैं।
जबकि नैतिकता कैसी होती है, स्वतः प्रेरित होती है। आप उसको कानूनी रूप से लागू नहीं करा सकते। जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी तब तक आप नीति निदेशक तत्वों को लागू नहीं करा सकते हैं, नैतिकता को लागू नहीं करा सकते। आगे जैसे मैं बात करूं कि अनेक नीति निदेशक तत्व आज़ादी के लगभग 7 दशकों के बाद भी लागू नहीं हो पाए हैं, जैसे कि समान सिविल संहिता है ना। ये कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं जो अभी तक लागू नहीं हो पाए हैं। तो ये तो साहब नीति निर्देशक तत्वों को हमने उसका मूल्यांकन देखा। अब देखेंगे इसका महत्व क्या है। तो महत्व में वही है कि साहब जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारत में आर्थिक लोकतंत्र की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। दूसरा है कि ये नीति निर्देशक तत्व भारत में सरकार की अधिकांश जन कल्याणकारी योजनाओं का क्या है, आधार है। कई सरकारें जो अपनी योजनाएं बनाती है, नीतियां बनाती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, बेस का कार्य करते हैं, आधार का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि नीति निदेशक तत्व अतिवाद से देश की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और उनके कारण सरकारों के बदलने पर भी सरकार की नीतियों में निरंतरता पाई जाती है। क्योंकि अगर कोई सरकार किसी नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करती है तो जनता तक ये बात पहुंचती है, जनता उसका विरोध करती है, तो सरकारें डरती हैं, है ना। तो जिसके कारण आप देखें सरकार की नीतियों में अधिकांश आपको निरंतरता देखने को मिलती है। कुछ छोटे मोटे परिवर्तन जरूर होते हैं पर अमूलचूल परिवर्तन देखने को नहीं मिलते। ठीक। अगला महत्व है कि जो नीति निदेशक तत्व हैं वो सरकार के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। सरकार के लिए किसका कार्य करते हैं, मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। तो ये था साहब नीति निदेशक तत्वों का महत्व। अब देखेंगे मौलिक अधिकार व नीति निदेशक तत्वों में अंतर क्या है। तो पहले अंतर की अगर मैं बात करूं तो मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप है वो कैसा है, नकारात्मक है। जो राज्य की शक्ति को क्या करता है, सीमित करता है, राज्य को कार्यों को करने से रोकता है। जबकि निदेशक तत्वों का जो स्वरूप है वो सकारात्मक है, जो राज्य की शक्ति में क्या करता है, वृद्धि करता है। दूसरे अंतर की अगर मैं बात करूं तो मौलिक अधिकार जहां राज्य को प्राप्त है ना, वही नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, है ना। मौलिक अधिकार बाध्यकारी है और ये क्या करते हैं, मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उन्हें न्यायालय में जाके लागू करवाया जा सकता है, पर नीति निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 37 है ना, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों पर विभिन्न प्रकार के निर्बंधन लगाए गए हैं। निर्बंधन मतलब नियमों के अधीन बंधन लगाए गए हैं, जबकि निदेशक तत्वों के संबंध में ऐसा नहीं है। निदेशक तत्वों के संबंध में कोई बंधन नहीं लगाए गए हैं। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो मौलिक अधिकार मुख्यतः व्यक्ति के हितों को पूरा करते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व सामूहिक हितों को पूरा करते हैं। भाई इनकी प्रकृति कैसी है, सामूहिक है। मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो कैसी है, व्यक्तिगत है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक अधिकारों को विशेष संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि इनके निलंबन या संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, जबकि निदेशक तत्वों के संबंध में ऐसा नहीं है ना। तो ये प्रश्न एक बार आ चुका है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। बहुत ही सरल है, हालांकि कोई इसमें समझाने जैसी कोई विशेष बात नहीं है, पर ये प्रश्न आ चुका है और इसके आने की फिर से संभावना है, तो इसको देख लीजिएगा। मौलिक अधिकार में नीति निदेशक तत्वों में अंतर। ठीक है। आगे हम देखेंगे भाई क्या नीति निदेशक तत्व व मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं या विरोधी हैं। तो साहब ऐसा कहा जाता है कि निदेशक तत्व और जो मौलिक अधिकार हैं वो एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे के विरोधी ना होकर एक दूसरे क्या है, पूरक है। जैसे मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। जहां मौलिक अधिकार व निदेशक तत्व दोनों ही व्यक्ति के अधिकार के रूप में हैं। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो हमें प्राप्त हो चुके हैं,
जबकि निदेशक तत्व वे अधिकार हैं जो हमें भविष्य में प्राप्त होना है ना। मतलब कि सरकारें नीतियां बनाएंगी और उसमें वो लागू करेंगी, उनमें वो निदेशक तत्वों को जोड़ेंगी। तो निदेशक तत्व ऐसे अधिकार हैं जो हमको भविष्य में प्राप्त होना है। और न्यायालय व संसद की सक्रिय भूमिका के कारण इनके बीच अंतःक्रिया बढ़ रही है। अब सरकारें अधिक से अधिक मात्रा में निदेशक तत्वों को लागू करा रही हैं, उनके संबंध में कानून बना रही हैं। ठीक है। फिर देखेंगे मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व दोनों में भारत के संविधान का क्या पाया जाता है, दर्शन पाया जाता है। जो हमारे संविधान निर्माण के पीछे की सोच थी वो दोनों में ही पाई जाती है। अगर मैं बात करूं तो दोनों की जो प्रकृति है वो लगभग समान है। जहां नीति निदेशक तत्व समुदाय के हितों की पूर्ति करके व्यक्ति का कल्याण करते हैं, वहीं मौलिक अधिकार व्यक्ति के हितों की रक्षा करके समुदाय का कल्याण करते हैं। तो दोनों का डायरेक्शन अलग है, लेकिन अंतिम रूप से लक्ष्य क्या है, वही है, व्यक्ति का कल्याण करना, समुदाय का कल्याण करना। व्यक्ति का कल्याण होगा तो समुदाय का कल्याण होगा, जब समुदाय का कल्याण होगा तो व्यक्ति का कल्याण तो उसमें स्वतः ही। ठीक है। और उच्चतम न्यायालय ने भी मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे का क्या माना है, पूरक माना है। भाई न्यायालय भी कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी ना होकर एक दूसरे क्या है, पूरक है। तो साहब ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने नीति निर्देशक तत्वों को देखा। इसके संबंध में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनअकैडमी प्लस पर मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही, तो उसमें भी हम ये चीज़ें और डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे स्वरूप में पढ़ेंगे, और वहीं को वहीं आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले भूमिका देखी, फिर उनका वर्णन देखा 36 से 51 तक का, फिर निदेशक तत्वों का हमने मूल्यांकन देखा, फिर उसके बाद हमने इनका महत्व देखा कि निदेशक तत्वों का महत्व क्या है। महत्व देखने के बाद फिर हमने इनके संबंध में मौलिक अधिकारों से इनकी क्या की, तुलना की, और उसके बाद फिर हमने इनके संबंध में एक मिनट, थोड़ा नेट की समस्या आ रही है। फिर इसके संबंध में हमने क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो आज के लेक्चर में इतना ही। घर पर आप रहें तो ये लॉकडाउन का जो समय है इसका सकारात्मक प्रयोग करें, और आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी विषय हैं, उनको अच्छे से आप पूरा करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।